नमस्कार मित्रों, द नेशनल स्कूल के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री अनंत विजय जी। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और अनंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त कार्यक्रम में से आपने अपने समय निकाला चर्चा के लिए। और अनंत जी पहले भी हमारे साथ चर्चा कर चुके हैं। और अनंत जी का मैं एक संक्षिप्त परिचय जो है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर लेता हूँ। अनंत जी अ, वरिष्ठ पत्रकार है। हालांकि मेरी और उनकी इस पे काफी चर्चा होती रहती है, जो वरिष्ठ शब्द है, तो उस पर भी मुझे लगता है कभी हमें एक अलग से ही कार्यक्रम करना पड़ेगा। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल बहुत सारे पत्रकार खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए जब ये बताते हैं कि मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति करवाए तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल आनंद जी 3 दशक से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में है। फिलहाल दैनिक दैनिक जागरण, जो देश का नंबर 1 अखबार है, उसमें एसोसिएट एडिटर हैं। हर संडे को उनका सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर एक कॉलम रहता है। और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में वह कॉलम छपता है। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो कॉलम वो जरूर पढ़ें। और इनफैक्ट उनके जो लेटेस्ट कॉलम है, उसका उसका लिंक भी मैं जो है वो शेयर कर लूंगा। आज की जो चर्चा का विषय मूलतः हिंदी भाषा को लेकर जो भाषाई राजनीति होती है। हाल ही में इसके 2 संदर्भ हैं। पहला संदर्भ, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला संदर्भ ये है कि हाल ही में दैनिक जागरण का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, हिंदी है हम। तो देश के विभिन्न शहरों में ये कार्यक्रम होता रहता है, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को प्रमोट करने के लिए, और हिंदी भाषा में आर्ट एंड कल्चर के विषय में, कला और संस्कृति के विषय में जो भी चीजें हो रही हैं उनको जो है प्रोत्साहन देने के लिए। तो उस पर विमर्श भी होती है, चर्चा भी होती है। तो हाल ही में एक कार्यक्रम था जिसमें महाराष्ट्र में, मुंबई में था ये कार्यक्रम, नहीं, देहरादून में था। देहरादून में था, माफ हाँ। कीजिएगा। तो देहरादून में कार्यक्रम था, तो उसमें अमोल पालेकर जी आए हुए थे। और अमोल पालेकर जी ने उसमें एक टिप्पणी की कि कुछ चीजों को लेकर उन्हें लगा कि हिंदी को थोपने की कोशिश की जाती है। और उस पर उन्होंने अपनी आपत्ति भी जताई। और उसका फिर जो है वो अनंत जी ने जो है वो एक बड़ा सटीक उत्तर दिया। और ये एक बहुत ही स्वस्थ तरीके से चर्चा हो रही थी। मोल पालेकर जी ने भी एक बड़े स्वस्थ तरीके से अपनी बात रखी, और अनंत जी ने भी अपनी बात रखी। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के माहौल में इस तरीके से विमर्श होता नहीं है। तो बहरहाल एक संदर्भ वो। दूसरा संदर्भ कि हमने पिछले दिनों देखा तमिलनाडु में भी हिंदी भाषा को लेकर कुछ जो है वो उसका उसको लेकर आपत्ति, उसका विरोध और इस तरीके की चीजें करने की कोशिश की गई। तो और ये अक्सर होता रहता है हिंदी भाषा को लेकर। तो आज हम थोड़ा सा इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आनंद जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम हिंदी के योगदान की बात करें, और मैं स्वतंत्रता के पूर्व की नहीं, मैं स्वतंत्रता के बाद की ही बात करता हूँ जो है, क्योंकि वो फिर एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप जोड़ना चाहें तो आप स्वतंत्रता के पूर्व का भी जोड़ सकते हैं। लेकिन भारत की जो राष्ट्रीय अस्मिता है, उसको गढ़ने में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा? अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत उदारता के साथ मेरा परिचय दिया। और ये दर्शकों को लगेगा कि ये दोनों मित्र हैं, ये आपके परिचय देने से। लेकिन अच्छा तो लगता ही है। प्रशंसा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जो चल जाए तो उसका असर तो होता ही होता है। तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने उदारता से परिचय दिया। और मैं एक बात, आपने कही कि स्वाधीनता के बाद की चर्चा करें, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपने वो चूंकि छूट दे दी है, इसलिए मैं प्री इंडिपेंडेंस भी जाना चाहूंगा। क्योंकि वहीं से आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से हिंदी ने स्वाधीनता आंदोलन को एक विराट स्वरूप देने में, एक भाषा के तौर पर, एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के तौर पर, उसने पूरे भारत को जोड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये अनायास नहीं है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हिंदी में भी समाचार पत्र निकालते थे। मैंने हिंदी में भी कहा। वो ये अनायास नहीं है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब कहीं भाषण देने जाते थे तो वो हिंदी की बात करते थे। ये अनायास नहीं है कि वीर सावरकर जब इंडिया हाउस में रहते थे तो वहां उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदी ही सारे भारत की भाषा हो सकती है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं अरुण जी,
कि मुझे लगता है कि जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश के लोग थे, उसमें मैं महात्मा गांधी जी को भी जोड़ता हूं। वो गुजरात से आते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। लेकिन आप देखिए, हिंदी को, गांधी की हिंदी अगर भाषा के तौर पर देखें, तो भाषा के तौर पर वो बहुत ही मतलब टूटी फूटी, जैसे उनके हरिजन के शुरुआती लेख अगर देखेंगे, तो अगर वाक्य विन्यास या व्याकरण की कसौटी पे कसेंगे तो गांधी कहीं खड़े नहीं उतरते। लेकिन गांधी को जब कोई नेशन वाइड कॉल देनी होती थी इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो नाम हिंदी में चुनते थे, है ना। नमक सत्याग्रह, आप याद करिए, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब बाद के इतिहासकारों ने इसको क्विट इंडिया मूवमेंट बना दिया। लेकिन आप उस समय अगर देखें, तो चाहे वो गुजराती हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, उसमें लिखा वही जा रहा है, वही पद का इस्तेमाल हो रहा है जिस पद का महात्मा गांधी उपयोग करते थे। और हम सब जानते हैं कि उस वक्त गांधी का जो एरा था 1910 से लेके 1947 तक का, उसमें किसी कोई इस हैसियत में ही नहीं था कि गांधी ने जो कॉल दे दिया उसका अंग्रेजी तर्जुमा कर दे या ट्रांसलेट कर। तो एक तो हिंदी की यह बड़ी भूमिका थी कि स्वाधीनता आंदोलन में वो सारे देश के क्रांतिकारियों के बीच एक कम्युनिकेशन के लैंग्वेज के तौर पर काम करती थी। और इसमें एक और थोड़ा अगर आप पहले जाएं, तो देखिए, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो कलकत्ता से निकला। तो हिंदी पुष्पित और पल्लवित ही गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में गैर हिंदी भाषी भारतीयों के द्वारा हुई है। अब अगर आप देखेंगे कि हिंदी को लेकर जिस समय जब आक्रांता यहां से चले गए, तो हमारे कचहरियों की भाषा फारसी थी, जो अब तक भी आप अगर थाना और कचहरी की भाषा दिखे तो बैनामा लिखाते हैं, है ना। आप अगर एफआईआर लिखाएं उत्तर प्रदेश में, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो किस भाषा में लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने तो कुछ ठीक किया है, कुछ भाषाओं को बदला है, पता नहीं कितना बदला गया, मुझे नहीं मालूम। भारतीय न्याय संहिता के आने के बाद भाषा बदली है या अभी भी ओल्ड हैबिट डाई हार्ड वाली स्थिति में हम चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अदालतों में जो 30 के दशक में आंदोलन शुरू हुआ भारत में, उसको लीड किसने किया? उसको लीड किया भूदेव मुखर्जी ने। भूदेव मुखर्जी ने उसको लीड किया और फिर बहुत लंबा आंदोलन चला और अदालतों में हिंदी एक भाषा के तौर पर स्वीकृत हुई, फारसी के साथ। तो ये पूर्व पीठिका मैंने चर्चा की इसलिए बनाई कि जो आज, मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रांग वर्ड यूज कर रहा हूं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो भारतीय भाषाओं के अंतर संबंधों को नहीं जानते हैं, जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं, वो कहते हैं कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे हिंदी में तो मैं अगर कहूं अरुण जी, तो हिंदी में तो इतनी ताकत है कि दो ठाकरे बंधुओं को जो दो छोर पे थे एक कर दिया। ये हिंदी की तो ताकत है। हम सकारात्मक पक्ष देखें ना, हम क्यों जाए नकारात्मकता में? मैं ये कह रहा हूं। और इसके अलावा ये दम्भ की बात नहीं है, हम भी हिंदी भाषी हैं, आप भी हिंदी भाषी हो। 55 करोड़ से ज्यादा, 60 करोड़, एक अनुमान के मुताबिक 60-65 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी बरतते हैं। क्या ये, इसको आप नकार सकते हैं? ये दम्भ नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। हिंदी को नकारा नहीं जा सकता। अभी आपने तमिलनाडु का नाम लिया। अड़ागिरी जब चुनाव लड़ते थे और मदुरई इलाके में जो हिंदी भाषी बेल्ट है, वहां उनके पोस्टर हिंदी में छपते थे। आप याद करिए, जब स्टालिन को अखिल भारतीय छवि और व्याप्ति लेनी होती है, तो हिंदी अखबार का चयन करते हैं और हिंदी अखबार में साक्षात्कार देते हैं। वो अंग्रेजी भी देते होंगे, लेकिन भाषा के नाम पर जो राजनीति हुई। लेकिन इसमें गांधी जी ने भी बाद में हिंदी हिंदुस्तानी के चक्कर में थोड़ी पलटी खाई। पहले वो हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते रहे, पोस्ट 1930 वो पता नहीं कैसे हिंदुस्तानी और वो लेकिन इस पक्ष में थे कि उर्दू जो है वो एक एक मिक्स जुबान, मतलब वो गंगा जमनी तहजीब के में आ गए, मुझे लगता है। अदरवाइज गांधी हिंदी को लेकर उनका जो प्रस्थान बिंदु है, वो जयपुर का हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन है, जहां वो हिंदुस्तानी को प्रोपोगेट कर रहे थे, लेकिन वहां वो एक वोट से हार गए थे। हिंदी वालों ने गांधी जी को शिकस्त दी थी हिंदी के नाम। ये ऐतिहासिक तथ्य हिंदी साहित्य सम्मेलन के जयपुर अधिवेशन में। तो मुझे लगता है कि हिंदी की ताकत को
समझना चाहिए लोगों को, इस देश को। और दूसरी बात कि आप हिंदी वालों के साथ अगर अत्याचार करोगे, हालांकि हिंदी का स्वभाव। अच्छा, कल मैं एक और बात सुन रहा था, कल क्या 3-4 दिनों से, अरुण जी अच्छा याद आ गया कि ये आरएसएस वाले हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं। अरे भैया, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के एक कवि थे, उन्होंने ये कहा था कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों का स्वभाव एक जैसा है। उनका बहुत विस्तृत लेख है इस पर कि आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते भाई कि आज तो हम हिंदी को लेकर और हिंदू को लेकर इतने, मतलब हम और आप तो हिंदू को लेकर बात करते हुए, हमारी पीढ़ी जब कॉलेज में थी तो हम मतलब हिंदू के बारे में बात करते हुए, और आप देखिए कि हिंदू नाम से मैथिली शरण गुप्त जी ने एक पूरा काव्य संग्रह लिखा है, जिसपे मैंने 2 सप्ताह पहले लिखा है। तो भाषा को लेकर तमाम दिक्कतें जो शुरू हुई, वो संविधान सभा की बहसों में शुरू। और संविधान सभा में हिंदी को लेकर, राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर बहस हुई। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो औपनिवेशिक भारत में भारत के प्रधानमंत्री बने पहली बार, उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की वकालत की। मेरे पीछे दिनकर समग्र लगा हुआ है, उसमें पूरा पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुई, उसको दिनकर जी ने टुकड़े टुकड़े में उद्धृत किया है। पाठकों को उसको देखना चाहिए। नेहरू जी ने, और वो इतने खिन्न हो गए थे दिनकर की, उन्होंने कहा कि नेहरू ने हिंदी को सिंहासन पर तो बैठा दिया, लेकिन अंग्रेजी की बेड़ियों से जकड़ दिया। और ये कितना सटीक वाक्य है। लेकिन जब हिंदी वालों ने विरोध बढ़ाया तो ये कहा गया कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को हम छूट दे रहे हैं। आप देखिए, यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू। आप हिंदी को अगर राजभाषा बना रहे थे तो साथ के साथ अंग्रेजी को राजभाषा बनाने की क्या आवश्यकता थी? आपको तो हिंदी को भी राजभाषा बनाते और तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला सबको ये स्वतंत्र छोड़ देते कि राज्य अपनी सुविधानुसार भारतीय भाषाओं का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन जो राजनेता जिस भाषा में थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना एटीज होते हैं, जिसमें मतलब उनका हाथ तंग नहीं होता है, वो सहज होते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या, नेहरू जी ने अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी को राजभाषा बनाया। और 65 तक ये चलता रहा। और 65 के बाद जब ये 65 में, आपको याद होगा कि भाषाई आधार पर, उसके ही आसपास के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा भी हुआ, जबरदस्त हिंसा हुई। इंदिरा जी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करती थी, लाल बहादुर शास्त्री के समय। तो ये तमाम चीजें इतिहास में दर्ज है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि आरएसएस के लोगों ने कहा, और अगर आरएसएस के लोगों ने कहा, तो मैंने अभी पिछले दिनों गुरुजी गोलवलकर का वो समग्र पढ़ रहा था, उसमें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा है कि जितनी भी भाषाएं हैं इस देश में, भारतीय भाषाएं सभी राष्ट्रभाषा। अब इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? जो लोग आरएसएस को विभाजक शक्ति मानते हैं, गुरु जी को बहुत कट्टर मानते हैं, गोलवलकर जी को, उनको देखना चाहिए, समग्रता में पढ़ना चाहिए कि हर चीज के बारे में क्या राय है। तो उसी तरह से इंडिया हाउस का, जैसे मैंने जिक्र किया, वीर सावरकर की राय पढ़नी चाहिए, भूदेव मुखर्जी की राय पढ़नी चाहिए, सुनीति चटर्जी की पढ़नी चाहिए, दिनकर जी को पढ़ना चाहिए। अब हिंदी और मराठी को अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की नजर से समझेंगे तो थप्पड़ ही नजर आएगा। अनंत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो हिंदी का जो विरोध होता है, और अक्सर गैर हिंदी भाषी राज्यों में ही होता है इसका विरोध जो है, और तो ये जो विरोध है, ये सांस्कृतिक विरोध है या ये राजनीतिक विरोध है या दोनों ही है? अरुण जी, ये पूरी तौर पर राजनीतिक विरोध है। खास तौर पर दक्षिण भारत में भाषा के नाम पर बहुत हिंसा देखी है। वहां राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ। वहां
भाषाई आधार पर बाउंड्रीज को ठीक नहीं किया गया। आपने तो बहुत यात्राएं की है। आप अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक का हिस्सा देखेंगे तो आप जब उनकी सीमा पर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कर्नाटक में हैं कि महाराष्ट्र में हैं। उनकी बोली, उनका पहनावा, उनका रहन सहन सब घाल मेल है वहां पर। इसी तरह जब आप केरल से तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस करते हैं बाई रोड तो एक छोटा सा मंदिर मिलता है, और वही मंदिर दोनों राज्यों के बीच के विभाजन की मतलब वो एक माइलस्टोन टाइप है। आप बाजार एक ही है, आप एक डग भरेंगे तो आप तमिलनाडु में हैं एक डग पहले। लेकिन इतनी कटुता भाषा को लेकर पैदा की गई क्योंकि वो बाउंड्रीज तय करने थे कि तमिल बेहतर कि मलयालम बेहतर, तेलुगु बेहतर कि उड़िया बेहतर। और आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय भाषाओं को क्लासिक्स का दर्जा दिया गया, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं किया गया। मुझे मालूम नहीं है, मैं अभी आश्वस्त नहीं हूं इस बात को लेकर कि हिंदी क्लासिक लैंग्वेज है कि नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। जो क्लासिक लैंग्वेज की क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया है वो तमिल को, उड़िया को, मराठी को, इन्हीं को तो दिया गया है। और हम गर्व के साथ इस बात को मानते हैं कि पाली को, प्राकृत को, ये सब अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपके पास कोई समृद्ध इतिहास है और, लेकिन जो मैं मूल प्रश्न पे आता हूं, थोड़ा भटक गया था मैं, कि ये सांस्कृतिक है या राजनीतिक। ये पूरी तौर पर राजनीतिक है। चूंकि उन्होंने हिंसा देखी है इसलिए ये मुद्दा संवेदनशील हो जाता है। आप देखिए, मैं अगर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से समझाने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला है। जो लोग नहीं जानते हैं वो कहते हैं अच्छा इसमें नया क्या है। ये त्रिभाषा फॉर्मूला तो 1986 में राजीव गांधी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे उसमें भी था। अब देखिए यही यही अंतर है, आपको स्पष्ट अंतर दिखे। राजीव गांधी का जो त्रिभाषा फॉर्मूला था उसमें मातृभाषा और इंग्लिश ये दो कंपलसरी थे, और तीसरी भाषा लेने की छूट थी जो आप अपने हिसाब से हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और ये सब कुछ कुछ ले सकते थे। आमतौर पर हमारी पीढ़ी के लोगों ने जर्मन और फ्रेंच खूब पढ़ा है स्कूलों। अब क्या किया है भारत सरकार ने, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा आई है, नीति आई है, उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। आप मातृभाषा, राज्य भाषा और एक कोई तीसरी भारतीय भाषा का चयन आप अपनी रुचि से कर सकते हैं। मतलब त्रिभाषा फॉर्मूले में भी तीनों भाषा है। अगर बिहार का कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो बिहार में वो हिंदी ले सकता है अपनी मातृभाषा के तौर पर, राज्य भाषा के तौर पर मैथिली ले सकता है, राज्य भाषा के तौर पर भोजपुरी ले सकता है, राज्य भाषा के तौर पर मगही ले सकता है, राज्य भाषा के तौर पर अंगिका ले सकता है, राज्य भाषा के तौर पर वज्जिका ले सकता है। इतने सारे ऑप्शन है। हाँ, अंग्रेजी अंग्रेजी भी ले सकता है, लेकिन अंग्रेजी की जो अनिवार्यता 86 के राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में थी वो इसमें समाप्त कर दी गई। तो जो अंग्रेजी के पैरोकार हैं, जो अंग्रेजी के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, जिनको लगता है कि अब भी औपनिवेशिक भाषा के आधार पर ही हम ज्ञान विज्ञान आदि की बात कर सकते हैं, वो हिंदी को दबाने के लिए, वो भारतीय भाषाओं को दबाने के लिए, आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं, आप उठा के देख लीजिए। तमिलनाडु में कितने बच्चे 10वीं और 12वीं का परीक्षा, ये शोध का विषय आपके दर्शकों के लिए गूगल करने, कि कितने बच्चों ने तमिल में पास किया और कितने बच्चों ने अंग्रेजी में पास किया। ठीक है, आपने हिंदी को छोड़ दीजिए, हिंदी से आपको नफरत है, हिंदी आप पर थोपी जा रही है, हिंदी को लेके आपकी रात। अंग्रेजी तो तमिल पढ़ लो, तेलुगु पढ़ लो, उड़िया पढ़ लो, और तो और मैं कहता हूं कि जिनको अकलियत के लोगों, उर्दू पढ़ लो, उर्दू में लिख लो। सबसे बड़ा संकट अंग्रेजी उर्दू वालों के साथ यही है कि उर्दू में लिखने और पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। आइदर दे आर रीडिंग इन इंग्लिश और देवनागरी। तो अब संकट अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का मुकाबला होना चाहिए अरुण जी, राजनीति के हिसाब से। लेकिन मुकाबला वो अंग्रेजी वालों ने इतने शटल तरीके से हिंदी और भारतीय भाषाओं को भिड़ा दिया।
ये राजनीति है। इसी को ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूर करने का प्रयास करती है, जिसको बार बार विपक्षी दल के लोग राजनीति के आवरण में ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदी थोपने का प्रयास करती है। मैं सबको कहता हूं कि थोपना मुझे कोई समझा दो। मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत पढ़ा भी और बहुत लोगों से समझने का भी प्रयास किया है, और मैं खुला हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे R1 R2 वाला जो फॉर्मूला 3 लैंग्वेज का है वो समझा दे कोई ठीक से, तो हो सकता है मैं थोपना समझ जाऊं। लेकिन अभी तक 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आए हुए हो गए, कहीं भी थोपने का कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और जैसा मैंने अपने आपके पूर्व प्रश्न में कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तभी तभी इनको हिंदी थोपी हुई नजर आती है। अभी तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाए, ना उनको हिंदी याद आएगी, न हिंदू याद आएगा, न हिंदुस्तानी याद आएगा। आनंद जी, मैं एक चीज जो अक्सर चर्चा होती है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, उनके सामने एक बहुत बड़ा, जैसे आपने तमिलनाडु की बात की, और जैसे और भी राज्यों के अंदर जो उनकी मातृभाषाएं हैं उसके अंदर, उसके माध्यम से जो पढ़ने वाले लोग हैं, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है, प्राइमरी तक और अप टू सम एक्सटेंट सेकेंडरी तक तो फिर भी मान लीजिए कि लोग वो करते हैं, लेकिन खासकर जब उच्च शिक्षा की बात आती है, और मुझे लगता है कि सीनियर सेकेंडरी के बाद से जो है, यानी कि 10वीं कक्षा के बाद से इन भाषाओं का उपयोग बहुत ही कम होता है। तो उसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि इस विषय में जो पढ़ने की सामग्री है वो बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, जो गुणवत्तापूर्ण सामग्री है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये रोजगार की भाषा नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की भी हम बात करें अगर जो है, तो ये रोजगार की भाषाएं नहीं है, रोजगार की भाषा अंग्रेजी है। इसलिए लोग जो है वो अंग्रेजी में जो है वो जाते हैं। इसके साथ साथ ही मैं एक उदाहरण, हालांकि चीन को लेकर हमारी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, पर जैसा मैंने देखा है कि चीन में उन्होंने सब कुछ, बाकी देशों ने तो किया ही है, पर चीन चूंकि एशिया में है। और जैसे इंटरनेट के अगर हम बात करें, तो इंटरनेट पे आज चूंकि इंटरनेट एक महत्वपूर्ण माध्यम है और एक कोर है, जो है रोजगार में भी और नॉलेज, जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो उसमें भी, स्कूलों कॉलेजों में भी इस्तेमाल करते हैं छात्र, और सभी इस्तेमाल करते हैं। अब उसके अंदर ये एक जो डिजिटल दुनिया है, उसमें भी जो है वो हम देखते हैं हिंदी और भारतीय भाषाओं के अंदर जो मौलिक सामग्री है वो भी, और अनुवाद की सामग्री जो है वो भी उपलब्ध नहीं है। 80% जो जानकारी आ रही है इंटरनेट के ऊपर, जो मुझे लगता है ज्यादातर वो अंग्रेजी में आ रही है। तो ये जो तो डिजिटल और ये जो वैश्विक युग है, इसमें जो अंग्रेजी का दबदबा है, तो ऐसे में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है, आप देखते, क्या चुनौती देखते हैं, मतलब वे फॉरवर्ड क्या है कोई नहीं। अरुण जी, कई प्रश्न पूछ लिया आपने, और अगर मेरा उत्तर थोड़ा लंबा हो तो मुझे बीच में रोक दीजिएगा, लंबा बोलने की नहीं नहीं, आदत मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। पॉलिटिक्स है। की यही खासियत है, क्योंकि जितना उत्तर बनता है उतना तो देना ही है, उसमें क्या, आप आराम से बिल्कुल विस्तार से दीजिए इसको। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये बहुत ही भ्रामक बात है कि अंग्रेजी रोजगार की भाषा है। आप मुझे बताइए, मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक मेरे मित्र फ्रांस गए थे। उन्होंने किसी से इंग्लिश में पूछा कि वेयर इज दिस प्लेस। उसने उसको ऐसी हिकारत भरी नजर से देखा और आगे चला गया। फिर उसने थोड़ा आगे जाके उसने झल्लाए हुए स्वर, मतलब 3-4 से पूछ के वो झल्ला चुका था। वो वो पंजाबी थे। तो उन्होंने पंजाबी में बोली कि मतलब जो भी बोला जाता होगा कि हाँ, ये ए जगह जगह कहाँ कितने है। है, ए जगह हाँ, कितने है। हाँ, ये, हाँ ये मतलब मान लो वो क्या है पेरिस में, मतलब ये जगह कहाँ है, उन्होंने ये ये पंजाबी। जगह कहाँ है। वो रुक गया बंदा, और उसने गूगल में पंजाबी में बुलवाया उनसे, उनका अनुवाद फ्रेंच में किया और उनको रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि जो हमसे नेटिव लैंग्वेज में बात करेगा उससे हम बात करने को, कम्युनिकेशन करने को तैयार हैं। यह है एक अपनी भाषा को लेकर आत्मगौरव। दूसरा, अगर रोजगार की भाषा होती अंग्रेजी, तो फ्रांस में, जर्मनी में और चीन में और रूस में सारे बेरोजगार होते। चीन में तो खास विशेषकर सारे लोग बेरोजगार होते। यूनिकॉर्न बनने की संभावना चीन में बिल्कुल नहीं होती।
जहाज तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी तो अंग्रेजी के अलावा हो ही नहीं सकती है कोई। जो भारत में प्रचलित हम लोगों के दिमाग में जो इंजेक्शन लगाया गया, उसके हिसाब से देखें तो चीन में तो सब बुद्धू ही होने चाहिए थे, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों की भाषा हम कहते हैं कि अंग्रेजी है। दरअसल भारत में क्या हुआ, स्वाधीनता के बाद जो शिक्षा और संस्कृति मंत्री बनाए गए, ये बहुत शोध का विषय है, और इस पर हमें लगातार चर्चा भी करनी चाहिए, हैमर भी करना चाहिए कि जितने शिक्षा मंत्री बने भारत के स्वाधीनता से लेकर इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के कार्यकाल और उसके बाद, मौलाना आजाद से लेकर नूरुल हसन तक, और एक और थे जो नेहरू मेमोरियल की स्थापना की थी, जिन्होंने वो भी कुछ दिनों के लिए, 2-2.5 साल के लिए शिक्षा मंत्री। अगर आप शिक्षा मंत्रियों की सूची देखेंगे तो किसी ने इस पर विचार नहीं किया, और बहुत ही शटल तरीके से भारतीय भाषाओं को ऊपर आने से रोका गया। लोग हिंदी को दोष देते हैं कि हिंदी हिंदी ने भारतीय भाषाओं को रोक दिया आने के लिए। मैं तो कहता हूं उन शिक्षा मंत्रियों की सूची निकाल लो आपको, और उनके क्रियाकलाप और उनके निर्णयों को निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हिंदी ज्ञान और विज्ञान दोनों की भाषा नहीं है, क्यों भारतीय भाषाएं पढ़ने वालों को नौकरी नहीं मिलती। दूसरी बात, भारत कितना बड़ा बाजार है, आप तो अर्थशास्त्र भी समझते हैं, कितना बड़ा बाजार है। आप देखिए आज के तारीख में चाइना में हिंदी सीखने की ललक और होड़ मची हुई है। जर्मनी के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। रूस में तो बहुत पुराने समय से हिंदी पढ़ाई जाती थी। इंग्लैंड में हिंदी पढ़ाई जा रही है। आप मतलब कोई यू नेम ए कंट्री और वहां आपको किसी ना किसी रूप में भारतीय भाषा, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हिंदी और तमिल यहाँ एक दूसरे के आमने सामने है। पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट को मेरी एक मित्र है संध्या सिंह, वो हेड करती हैं। उन्होंने बताया कि बनारस की हैं, और बहुत ही दिलचस्प है कि उस विभाग का नाम है हिंदी एंड तमिल स्टडीज, और एक ही विभाग में हिंदी और तमिल दोनों पढ़ाई जाती है वहां, और खूब सारे लोग वहां सीखना चाहते हैं। मतलब लोगों में ये ललक है कि भारत के बाजार को जानने के लिए, और अब कुछ पिछले 5-7 वर्षों से भारत के वांग्मय को जानने के लिए, भारतीय भाषाओं के प्रति वैश्विक स्तर पर एक ललक पैदा हुई है। आप कहते हो ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं है, विज्ञान में भारतीय भाषाओं में पुस्तक लिखने वालों को, आपको पता है शंकर शरण जी ने हिंदी में पीएचडी करने का प्रयास किया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, उनको सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ा अपने वाइवा को करवाने के लिए। और ऐसे कई उदाहरण है कि भारतीय भाषाओं में अगर आप शोध करने जाएंगे तो आपको जाते थे तो आपको हतोत्साहित किया जाता था, आपको कहा जाता था। अच्छा, ये सब इसलिए होता है कि आप एक ऐसी विचारधारा के जकड़न में थे जो देश की बाउंड्रीज को, सीमाओं को मानता ही नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है, उनकी तो विचार और धारा दोनों यही है ना कि वो तो ग्लोबल मानते हैं कि कोई बाउंड्री नहीं, सारे हम लोग ग्लोबल सिटीजन सुनते हैं। वी आर नॉट इंडियंस, वी आर ग्लोबल सिटीजन्स। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय भाषाओं को लेकर उत्साह का ही माहौल नहीं था, भारतीय भाषाओं में ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने की ललक ही नेतृत्व में नहीं थी, तो कहां से पैदा हो जाएगा। तब तो हम जो औपनिवेशिक शासन में थे और जो पुस्तकें बनाई हुई थी, वही सारी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर हम बड़े हुए। यूपीएससी में लंबे समय तक अंग्रेजी में ही परीक्षाएं होती रहती थी। और एक और, अभी पिछले दिनों जब मैं शिक्षा मंत्री के अलावा, अरुण जी एक और विषय शोध का है, और आप तो बहुत शोध करते हैं, आपको इस पर शोध करना भी चाहिए, करवाना भी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में कितने कश्मीरी ब्राह्मण्स को लेटरल एंट्री से आईएएस आईएफएस में बना दिया गया, चाहे पीएन अक्सर हो, चाहे डीपी धर हो, उनके सुपुत्र। मतलब इस तरह के लोगों को अगर आप देखेंगे
तो आपको पता चलेगा किसी को राजदूत बना दिया गया, किसी को कहीं भेज दिया गया, किसी को आईएफएस में, मतलब पीएन अक्सर तो इलाहाबाद में हाई कोर्ट में वकालत करते थे, उनको बुला के और आईएफएस में नौकरी दे दी गई, और वो कहां तक किस ऊंचाई तक पहुंचे वो सबने देखा। तो ये सारी चीजों में बहुत, मतलब एक कोई कारण नहीं हो सकता कि भारतीय भाषाएं क्यों नहीं बढ़ी और अंग्रेजी क्यों हम पर लदी रही। और ये बहुत कायदे से, योजनाबद्ध तरीके से, सुविचारित, सुचिंतित तरीके से हमारे दिमाग में बचपन से बताया गया, अब भी बताया जा रहा है। आप देखो बिहार में, मतलब सियाराम तिवारी स्कूल है लेकिन उसको सेंट एसटी कर दिया गया है। तो ये बच्चों को अब भी जो कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी माध्यम के विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जहां जाकर बच्चे न भारतीय भाषा ठीक से सीख पाते हैं, न अंग्रेजी ठीक से सीख पाते हैं। तो ये बहुत ही, और इस मामले में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत रिवॉल्यूशनरी पाता हूं। जिस प्रकार से उसमें क्लस्टरिंग की बात है, जिस प्रकार से रिसोर्स शेयरिंग की बात है, जिस प्रकार से पटना के छात्र में, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र को तमिल पढ़ने की सलाहियत देने की बात है, और तकनीक और एआई के युग में ये बहुत संभव है। आज तो हम तमिल का कोई भी ग्रंथ या तमिल का कोई भी क्लासिक पोएम पढ़ना चाहते, हमें चुटकी में चैट जीपीटी उसका हिंदी में या किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद करके दे देता है। वो सटीक हो ना हो ये बाद का विषय है, लेकिन उस पोएट्री से क्या सेंस निकल रहा है ये तो हमें पता चल ही जाता है। और अभी तो पिछले 7-8 वर्षों में आईआईटी, मतलब इंजीनियरिंग और एमबीए, इंजीनियरिंग, एमबीए और एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से या भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी आरंभ हो गई है, और उसकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हो गई हैं भारतीय भाषाओं में। और भारत सरकार उन प्रोफेसर्स को इंसेंटिव भी दे रही है जो भारतीय भाषाओं में शोध करना चाहते हैं, या भारतीय भाषाओं में ज्ञान विज्ञान या हायर स्टडीज की पुस्तकें लिखना चाहती है। तो एक दौर वो भी था जब आपको हिंदी में की गई पीएचडी को के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था, और अब दूसरा दौर है कि उसको इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि मैं आपका उत्तर देने में प्रयास तो किया था, पता नहीं नहीं नहीं, कितना आपने सफल बहुत बढ़िया। असफल मैं रहा। सिर्फ एक चीज ये आपसे अंत में जानना चाहता हूँ, मेरा अंतिम प्रश्न ये है। देखिए, जब भी भाषा की बात आती है या संस्कृति की बात आती है, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है सरकारों की बड़ी सीमित भूमिका होती है। सरकारें आपको एक अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकती हैं, और एक, जिसको हम पॉलिसी फ्रेमवर्क कहते हैं, नीतिगत ढांचा प्रदान कर सकती है, पर अंततः ये कम से कम कला और संस्कृति और भाषा, इसके क्षेत्र में समाज का की जो भूमिका है वही प्रमुख होती है। ये जो क्या ये एक मिथ्या धारणा है कि जो कि सिर्फ एक कुछ शहरों तक ही सीमित है, या कुछ कस्बे जो शहर बनने की राह पर है वहीं तक सीमित है, कि हम सब अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी में ही, और भारतीय भाषाओं में जो है हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, जिसको हम एक कॉलोनियल हैंगओवर कहते हैं। क्या ये बहुत व्यापक है, ये जो औपनिवेशिक हमारे ऊपर प्रभाव है कि अंग्रेजी का, और या ये इतना ज्यादा व्यापक नहीं है, जो मूल भारत है, जो गांव में है, जो छोटे शहरों में, छोटे नहीं मैं कहता, जिसको मैं बोलता हूँ कि जो महानगर नहीं है जो है उनमें है। तो तो ओवरऑल, मतलब अगर हम देखें तो एक थोड़ा सा आप दर्शकों को हमारे बताएं कि लैंडस्केप क्या है, और ये समाज के स्तर पे जो है वो क्या करने की जरूरत है, अगर ये एक बड़ी चुनौती समाज के लिए है। मुझे लगता है अरुण जी, आपका प्रश्न जो है, और जितना मैं घूमता हूं, जो आकांक्षा है लोगों के मन में ये यही है कि उनका बेटा अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में बोले। क्योंकि इसके बहुत ऐतिहासिक कारण हैं। बहुत लंबे समय तक हमने गुलामी देखी है, और हमने बहुत, वो पीढ़ीगत हमारे अंदर, वंशानुगत भी कह सकते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं डीएनए में वो बात आ गई है कि जब तक अंग्रेजी नहीं बोलता है फ्लुएंटली, जब तक जब तक आप अंग्रेजी में बढ़िया, आप अंग्रेजी में लाख बढ़िया लिख सकते हो, लेकिन अगर आप टूटी फूटी भी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसी मानसिकता की व्याप्ति भारत भर में है।
चाहे वो कहीं भी आप चले जाइए, लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा, अरे, और मैं तो ये देखता हूं कि माँ जो है वो बच्चे को पानी नहीं पिलाती है, वाटर पिलाती है। हाँ, आप कहीं भी देखिए, आप मॉल में देखेंगे, बेटा बेटा सुसु कर लो, है ना। अब इसका कोई अर्थ नहीं है। और उसमें पानी, कितना खूबसूरत शब्द है, पानी पिला दो भाई, खाना ईट लो। अब एक तो मैंने सुना ईट लो, अरे यार, मतलब या तो आप अंग्रेजी बच्चे को सिखा रहे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरा मानना है कि किसी भी भाषा को सीखिए, उसका अपना जो व्याकरण है उसी में उसको सीखा जाना चाहिए। तो इस तरह से आकांक्षा तो हर किसी की है, और भारत में खासतौर पर या वैश्विक स्तर पर भी ये होता है कि जो आपका ऑल्टर ईगो होता है या जो आप नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वैसा करे। आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन अगर आपका बच्चा पटर पटर अंग्रेजी बोलता है तो आप बहुत गर्व की अनुभूति करते हैं। मैं तो कहता हूं अरुण जी कि अगर कोई सामने वाला बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है और उसके सामने दूसरा खड़ा होकर बहुत अच्छी फ्रेंच बोल रहा हो, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा हो, तीनों का असर उतना ही होता है। ये अब वो दौर चला गया कि अंग्रेजी बोल के आप किसी को प्रभावित कर ले जाएंगे। मैं तो बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतनी प्रांजल हिंदी बोलती हैं, आहा, लगता है जैसे कि आप सुनते चले जाएं। तो ऐसे लोग, कोई भी भाषा, एक भाषा पर आपका कमांड होना आवश्यक है। रही बात चुनौती की, चुनौती बहुत बड़ी है भाषाई। और मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं आपसे। आपने कहा कि सरकार की बड़ी लिमिटेड भूमिका होती है। मैं चूंकि कला संस्कृति से भी जुड़ा हुआ हूं और भाषा को भी उसमें ही जोड़ लेता हूं, उसी कोष्टक में। तो मुझे लगता है कि कला संस्कृति हमेशा जो है ना अरुण जी, राजाश्रय चाहती है। आप अगर कलाकार कोई है, अगर संस्कृति कर्मी है, आप उसको बहुत छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा उनको सोचने के लिए। और ये सिर्फ कला संस्कृति क्या, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, आप एड एजेंसीज में चले जाइए, वहां कोई टाइम का बंधन नहीं है कि आपको 9:30 आना है, 5:30 जाना है। वहां कोई औपचारिक टेबल कुर्सी पर बैठने की व्यवस्था नहीं। आप जाएंगे तो गनी बैग में लोग उधर लेटे, उधर हाफ पैंट पहने हुए। तो जहां भी क्रिएटिविटी है, जहां भी रचनात्मकता है, जहां भी सृजनात्मकता है, वहां कहीं ना कहीं किसी लेवल पर राजाश्रय की थोड़ी सी उम्मीद या थोड़ा सा राजाश्रय होना चाहिए। मेरा ये मानना है। सरकारें नीतियां अवश्य बनाएं, लेकिन उन नीतियों को लेकर सरकारों के, अब आपको एक बात बताता हूं, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया मुझे। और आपको बताता हूं कि तमिल को लेकर लोग इतने आग्रही क्यों हैं। तमिलनाडु सरकार ने अभी एक घोषणा की है कि जितने भी लोगों को तमिल में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, उन सबको तमिलनाडु सरकार एक निश्चित स्क्वायर फीट का घर देगी। एक निश्चित अगर आप कहीं दूर गांव में और घर सरकारी नहीं है, तो आपको निश्चित आकार की एक जमीन देगी। आप इसको साहित्य अकेडमी से कंफर्म कर सकते हैं। साहित्य जो जिनको 60 में 65 में मिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार और जीवित हैं, उस समय साहित्य अकेडमी से अब सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार घर दे रही है। और हिंदी में क्या हुआ पिछले दिनों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिंदी को लेकर है कि जितने भी पुरस्कार दिए जाते थे, चाहे वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के पुरस्कार हो, चाहे वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पुरस्कार हो, वो बंद कर दिए गए अचानक से। आपको याद होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पत्रकारों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र और तमाम तरह के पुरस्कार मिलते थे, सब बंद है। पता नहीं क्यों बंद कर दिए गए। एक भाषा को लेकर उस भाषा में काम करने वालों को एक ललक होती है। अब जैसे मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का आखिरी पुरस्कार जो बंद होने के पहले वाला वर्ष था, वो मुझे मिला, गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑल दो उस पुरस्कार, मतलब पुरस्कार की सिर्फ राशि मिली, न तो वो सर्टिफिकेट मेरे पास है, ना ही मेरे पास कोई सील्ड है।
तो मैं ये कैसे, अगर किसी ने कह दिया कि घर मिलेगा, जिसको गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड मिला है तो उत्तर प्रदेश सरकार घर देगी, तो फिर मुझे केंद्रीय हिंदी संस्थान जाके एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति ये पुरस्कार देती थी, उसको भी पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। राष्ट्रपति कोविंद जी के समय ही बंद कर दिया गया कि राष्ट्रपति ये पुरस्कार नहीं देंगे। तो ये जो भाषा को लेके थोड़ी उदासीनता हो जाती है ना सरकारों को, वो चुभता है कहीं ना कहीं। वो भाषा के लिए काम करने वाले लोगों के मन में, कलाकारों के मन में, संस्कृति कर्मी के मन में कहीं ना कहीं ये बात सालती है कि काश ऐसा होता, काश कोई पुरस्कार मिल जाता। देखिए, जो काम करता है उसको रिवॉर्ड की इच्छा होती ही होती है, और रिवॉर्ड की इच्छा राजा से ही होती है। राजा ही हमारी परंपरा में या तो रिवॉर्ड देता है या पनिश करता है, या तो पारितोषिक दो या दंडित करो। लेकिन न कलाकार दंडित हो रहे हैं, न उनको पारितोषिक मिल रहा है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि राजाश्रय मिलना चाहिए। तो अरुण जी, चर्चा बहुत अच्छी रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से आग्रह है कि अपनी टिप्पणी करें, सहमत हैं असहमत हैं, अगर कहीं तथ्यात्मक हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके बारे में भी पॉइंट आउट करें, ताकि हम उस पर कोर्स करेक्शन कर सकें। और अनंत जी ने जो ट्वीट किया था और जो मैंने आपको बताया था, कुछ लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, जिन विषयों के बारे में हमने चर्चा की है। जो आनंद जी के इस संबंध में कोई कुछ आलेख भी हैं। और आगे भी ऐसे विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। आनंद जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।